फरवरी 1 जिसका सबको इंतज़ार था, क्योंकि आज निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनको बजट पेश करना था, उन्होंने बजट पेश किया। और उससे ज़्यादा इंतज़ार लोगों को India.com का था, क्योंकि जो जिस तरह के एनालिसिस हम लेके आते हैं इन बड़ी इवेंट्स के, जैसे बजट हो गए, इलेक्शन हो गया, तो हमें पता है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे एनालिसिस क्या है, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और उसको हमारे दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं श्री सुशांत मोहन जी, जो कि CEO हैं DMCL के, और श्री अरुण जी, जो कि अपने आप में बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत इनकी अच्छी पकड़ है टैक्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो 8वां बजट था निर्मला सीतारमण जी का, इसमें आपको विशेष बातें क्या लगी? देखिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी किसी चीज़ की घोषणा कर दूं। जिस तरह का आज माहौल चला कि कितनी घोषणाएं होनी है, क्या क्या हर चीज़ पर एक नई घोषणा हो रही थी। चाहे वो होम स्टे खोलने वाले कारोबारियों के लिए छूट हो, चाहे वो एक सर्टेन वर्ग के लिए दी जाने वाली रकम हो, चाहे वो छूट हो। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब निकल के आया कि 12 लाख रुपए मध्यम वर्ग को जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसा वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल, तो आपको वो डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी। पर कुल मिला के मुझे, तनवीर, अभी तक का ये 8वां बजट है, 8वां संस्करण है। मुझे अभी तक का ये सबसे अच्छा बजट इसलिए लगा कि इसमें वो चुनावी झलक तो थी, बिहार का चुनाव आने वाला है, वो चुनावी झलक थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो डर या वो सिहरन नहीं महसूस हुई कि वो बदलाव नहीं करना चाहते, या वो कुछ चीज़ें रोक के रखना चाहते हैं, या सरकार अपनी जेबें भरना चाहती है, जो कि कॉमन फिनोमिना या एक कॉमन आलोचना बनने लगी थी। इस बार सरकार ने अपनी पोटली खोली है, और इस बार सरकार ने आपकी जेब ढीली करने के बजाय इस बात पर फोकस किया है कि कैसे ओवरऑल ग्रोथ किया। और देखिए, ये बात सही है कि वो न्यू स्लैब की तरफ, न्यू टैक्स स्कीम की तरफ लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स स्कीम को हटाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल दिस इज अ गुड बजट। अरुण जी, कल ही प्रधानमंत्री जी ने जब बजट सेशन की शुरुआत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि मिडिल क्लास और जो लो क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको फ़ायदा हो। मुझे लगता है कि कल ही लोगों को ये झलक मिल गई थी, और उस पर हम लोग बैठ के बात भी कर रहे थे कि ये जो बजट है ये मिडिल क्लास को हेल्प करेगा। जिस तरीके से टैक्स में छूट दी गई है और भी बहुत सारे ऐसे घोषणाएं की गई हैं जिसमें कि ऐसा वाकई लग रहा है कि इस बार सरकार ने मिडिल क्लास की सुन ली है। ये बहुत दिनों से ये चल रहा था कि मिडिल क्लास को कोई नहीं सुन रहा, या तो लोअर क्लास को ही मिल रहा है बेनिफिट, या जो ऊपर के स्टेटा के लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्या वाकई मिडिल क्लास का बजट है? और इस जो जेब में ज़्यादा पैसे डालने की बात है, जो उन्होंने टैक्स रिजीम को बढ़ा दिया कि भाई 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और जो कैलकुलेशन निकल के आ रहे हैं अलग अलग एनालिसिस में कि तकरीबन 1,70,000 इस तरीके के आपके जेब में पैसे आएंगे। एक मैं ये देख रहा था कि हमारे देश में जो 7.5 करोड़ जो टैक्स पेयर हैं, उसमें से 85% को इसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 85% लोग उस ब्रैकेट में आ रहे हैं जो 1 से लेके 15 लाख 14 लाख के बीच के हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस बजट के बाद जो विपक्ष है वो इस पे कैसे उसके सारे आलोचनाएं खत्म हो जाएंगी, और जो मिडिल क्लास है जो कि ऑलरेडी मोदी जी के साथ खड़ा है वो और उनके साथ आगे आएगा? और क्या इसका चुनाव पे, जो अभी एक चुनाव आने वाला है, उस पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए तनवीर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष को क्या मौका मिलेगा क्रिटिसाइज करने के लिए। विपक्ष को जरूर मौका मिलेगा क्रिटिसाइज करने के लिए, वो लोग तो कुछ लूप होल्स निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात ये है कि जो हमारे जो मिडिल क्लास, जो 5 लाख से 30 लाख की आमदनी के बीच का वर्ग है, उसके हाथ में पैसा आ नहीं रहा था, जो कि बचत नहीं हो, मतलब वो वर्ग जिसमें मैं आता हूँ, आप नहीं आते। इस पे कुछ मैं नहीं कहूँगा। लेकिन उसके हाथ में जो बचत, जो मिनिमम होनी चाहिए थी, हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं, जो कि बहुत मिडिल क्लास के लिए ज़रूरी है। उसकी हाउस होल्ड सेविंग के बाद ही वो कंजम्पशन के लिए तैयार होता है कि हम मार्केट से सामान खरीदें। उसकी कमी पिछले दिनों में देखी जा रही थी। मैं इसको कहूँगा कि मोदीनॉमिक्स जो अच्छे दिनों की बात करती है, उसका एक रिफ्लेक्शन उन्होंने देने की कोशिश की है। और कल का जैसा आपने स्टेटमेंट दिया कि कहा कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो मिडिल क्लास पे अगर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तो उसमें वो जोश जो है
वो जो कुछ सरकार के लिए के साथ में सबसे ज़्यादा वो वोट उसी को करता है। और उसके साथ में जो जोश की कमी दिख रही थी, जो और उसका रिफ्लेक्शन कल जो आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे दिया गया, तो उसमें बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था, सरकार को चेताने की कोशिश की, डीरेगुलेट कीजिए, कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। तो डीरेगुलेट करके जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसमें डीरेगुलेशन से एक सवाल आपके लिए है कि इंश्योरेंस सेक्टर में उन्होंने 100% एफडीआई को अलाउ किया, जो पहले 75% था। आप काफ़ी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को लेके हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे क्या बाहर की कंपनियों को आने का मौका मिलेगा? हम लोगों के लिए भी प्रीमियम जो है बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में हमें ऑफर होगा। आपको क्या लगता है इसमें? तनवीर, ये बड़ा ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैं जानता था कि आप ये आपसे ही पूछ सकता था मैं। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बात की, वो जो कॉन्फिडेंस लाने वाली बात है मध्यम वर्ग में, वो बहुत ज़रूरी थी जी। कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और कहीं ना कहीं निम्न मध्यम वर्ग भी, वो कॉन्फिडेंस जा रहा था उनका कि हमारे हाथ से अब पैसा बाहर जाने लगा है। देखिए, हमें पैसा मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, हमारा टैक्स कट जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन टैक्स की वजह से अब हमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जिस दिन ये बात आने लगती है उस दिन सरकारों को परेशानियां होती हैं, और शायद इसी बात को वहाँ एड्रेस करने की कोशिश है। अब मैं आता हूँ, आपने LIC वाली या FDI वाली इंश्योरेंस में 100% FDI की बात की। देखिए, अच्छा मूव है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके पीछे छिपा हुआ क्या है। ये पूरी तरह से बहुत समय से ये बात कही चली आ रही है। विपक्ष हमेशा इस बात की आलोचना करते हैं कि LIC को बंद कर दिया जाएगा। LIC जीवन बीमा निगम जो भारत का है, उसको पूरी तरह से सरकार अब उसको बेच देना चाहती है। बिल्कुल सही। शायद ये उसकी शुरुआत है। आपने एक डर पैदा कर दिया। जी, ये उसकी शुरुआत है। देखिए, क्या है कि कोई भी इस बात पर सीधे नहीं कह सकता। मैं कोई सीधे तौर पर, क्योंकि मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये हो रहा है, पर इस तरफ बातें जा रही हैं। एज ए यूजर आप कह सकते हैं कि मैं एक एज ए यूजर भी, एज एन एक्सपर्ट भी, मैं पिछले 10 साल से निवेश कर रहा हूँ। और प्रॉपर्टी, गोल्ड, जैसा वो कहते हैं, डू नॉट कीप योर एग्स इन द सेम बकेट। पॉइंट इज दैट अगर 100% आप निवेश करने की छूट दे देते हैं, तो फिर आप पूरा का पूरा स्टेक इंश्योरेंस का, आप उसे प्राइवेट या आप उसे फॉरेन हाथों में दे देते हैं, विदेशी हाथों में दे देते हैं। और यही सबसे मुश्किल बात है, यही सबसे जो मैंने कहा था ट्रिक क्वेश्चन है। क्योंकि अब जीवन बीमा निगम, अगर अभी भी कई लोग हैं जो फैन हैं, तनवीर आप मैं खुद LIC का फैन हूँ। कई लोग हैं जो LIC के फैन हैं, वो उसको सरकार का नाम रहने से आपको उसमें एक सिक्योरिटी मिलती है। मैं आपको एक फैक्टर आपके जी जी मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताता हूँ। येस बैंक का आप उदाहरण लीजिए, आप सॉफ्ट बैंक का उदाहरण लीजिए, आप लीमन ब्रदर्स का उदाहरण लीजिए। ये सारी घटनाएं इतिहास में इस बात को दर्शाती हैं कि प्राइवेट फर्म्स कभी भी ब्रेक कर सकती हैं। बिल्कुल। और ऐसे समय में आपको एक सामूहिक सुरक्षा जो सरकार प्रदान करती है, वो चाहिए होती है। वो सामूहिक सुरक्षा आपको नहीं मिलती है। तो हाँ, मैं FDI या किसी भी तरह के निवेश का स्वागत करता हूं, पर 100% ताकत यदि किसी फर्म को, किसी निवेशक को मिल जाती है, तो उसके बाद मोदीनॉमिक्स में भारत के इंश्योरेंस का स्केप बदलेगा। एक सवाल जो आपसे ज़रूर पूछूंगा, गाड़ियों के शौकीन हैं आप, और हर दूसरे दिन हम लोग हाइब्रिड और EVs के ऊपर बात करते हैं। मैं तो हाइब्रिड का फैन हूं। आप हाइब्रिड चलाते भी हैं। आज अनाउंसमेंट हुआ है कि जो EV के जो बैटरीज हैं वो सस्ती होंगी। इससे आपको क्या लगता है, EV मार्केट को पुश मिलेगा? और ये बहुत बड़ी। और देखिए, मेरे इस बजट को अच्छा कहने के पीछे जो मुझे लगता है कि इस बजट को अच्छा कहा जाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। लंबे समय से, हाल ही में नितिन गडकरी जी से जो मुलाकातें हुई, लंबे समय से ये सरकार, ग्लोबल इकोनॉमी, सभी देश विदेश में जो एक्सपर्ट्स हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग आइस इंजन से हटकर और EVs की तरफ जाएं। भारत की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है EVs को चलाने का। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि EVs खरीदना ही महंगा है। अगर कोई अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर लगा भी ले और पेट्रोल की कॉस्ट को बचाने के लिए, EVs को खरीदना बहुत महंगा है। दुपहिया वाहन ही 1 लाख रुपए से ज्यादा क्या? आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करेंगे दर्शकों को? अगर मान लीजिए किसी एक गाड़ी के एग्जांपल से अगर आप समझा दें उनको। जी, तो मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं, तो अगर आप सबसे छोटी गाड़ी, अगर हम टाटा टियागो की बात करें और वो EV मॉडल में आती है,
अगर आप टाटा टियागो ईवी को खरीदें केवल अपने आइस इंजन के साथ में, पेट्रोल या डीजल इंजन के साथ में, तो आपको वो गाड़ी 9 से 10 से 11 लाख रुपए में मिल सकती है। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक बैटरी इंस्टॉल करते हैं, आप एक ईवी की बैटरी इसके अंदर लगाते हैं, तो इसकी कीमत 3 से 4 लाख रुपए बढ़ जाती है। तो आपको ये 3 से 4 लाख रुपए उस बैटरी की वजह से देने पड़ रहे हैं, और जैसे ही वो बैटरी सस्ती हो जाती है तो ईवी गाड़ियों की कॉस्ट 3 से 4 लाख रुपए सस्ती हो सकती है। ये बहुत बड़ी विजय होगी, बहुत बहुत बड़ा काम होगा। और मैं आपको सुबह बता भी रहा था कि भारत में अब ये तकनीक उपलब्ध है कि आप हाइब्रिड गाड़ियां चला सकते हैं। तो जब बैटरियां सस्ती होंगी तो हाइब्रिड गाड़ियां बनाने के लिए भी लोग आगे आएंगे, और इससे आपकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा, आप कम पेट्रोल डलवाएंगे। तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य सुंदर बात है इस बजट में। अरुण जी, मैं जब बजट आया और जब ये लिमिट की अनाउंसमेंट हुई, मैं अपने न्यूज़ रूम में एक किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि 2005 में ये जो लिमिट थी वो 1 लाख की थी और आज वो लिमिट बढ़ के 8 लाख तक हो गई है, 12 लाख तक जो हो गई। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि तनवीर भाई ऐसा है कि ये बहुत बड़ी जीत नहीं है, 10-12 साल 20 साल में तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता गया है, लोगों के जेब में पैसे भी बढ़ गए हैं, तो इसको आप जिस तरीके से मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टिक माई नेक आउट। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या और ज़्यादा उम्मीद थी कि और ज़्यादा बढ़ाएंगे लिमिट, या 12 लाख की जो लिमिट है ये ठीक है, इससे हमारे देश को जो मिडिल क्लास है उसको इससे वाकई हमें राहत मिल जाएगी? देखिए, आपने अभी शुरुआती दौर में जो आपने बात की थी कि उसमें इस जो 12 लाख तक की जो लिमिट है, इसमें हमारी जो सैलरीड क्लास का मैक्सिमम सेगमेंट कवर हो जाता है, 80% के करीब कवर हो जाता है। तो उसमें ये जो रिलीफ है मच एक्सपेक्टेड थी, और मुझे लगता है कि 80,000 के आसपास अगर लोगों को 1 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो छूट मिलती है, तो उसके बाद में अगर निल हो जाता है तो आप जोड़ लीजिए 5,000 से ऊपर, यानी 80,000 के करीब तकरीबन जो है फ़ायदा हो जा रहा है लोगों को। तो उस फ़ायदे में जो है हमारी जो पर मंथ आप देखेंगे 6 से जो मिडिल इनकम जो उस तरह के लोग होते हैं 5 से 7,000 पर मंथ बचाने की कोशिश करते हैं साल में, तो मतलब पर मंथ। और तनवीर, मैं अभी भी एक डाटा आपसे अगर शेयर करूं तो अभी भी भारतीय मेट्रो शहरों में 12 लाख कमाने वाले, 12 लाख से कम कमाने वाले लोग 60 से 65% तक हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको उन्होंने एड्रेस किया है। और मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ कैमरा पर कुछ भी बात कहें नहीं कहें, मैं आपसे ज़रूर ये सवाल जानना चाहूँगा आप इस बजट को कैसे देखते हैं। लेकिन उस अनाउंसमेंट से कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, अगेन द डेविल लाइज इन द डिटेल। आपको समझना पड़ेगा कि 12 लाख पर कितना टैक्स लगेगा, कौन से स्लैब तक आपको टैक्स नहीं देना है, क्या पूरे 12 लाख पर आपको टैक्स नहीं देना, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि उस अनाउंसमेंट के बाद में हमारी टीम के लोग, मैं बाहर गया, हमारे बाहर जो लोग मिले, सभी लोगों के चेहरे पर एक खुशी है, क्योंकि शहरी वर्ग में, शहरों में अभी भी एक बड़ा तबका 60 से 65% लोग, जो रीसेंट डेटा बताता है, वो 12 लाख से कम की आय पर मौजूद है। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। तनवीर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब मुझे नहीं पता था कि मुझसे ही पूछा जाएगा क्योंकि सवाल पूछने वाले को जवाब देना हमेशा भारी पड़ जाता है। बट देखिए, मेरे लिए ये बजट, ये 8वां बजट था सीतारमन जी का, मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बजट है। ऑफ कोर्स उन्होंने मिडिल क्लास को एड्रेस किया है, कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट ऐसे मेजर्स अनाउंस नहीं किए जिससे कि ऐसा लग रहा है कि भाई वोट लेना है या उनको कोई डर है। जैसे जब ये सरकार आई थी तो ये अपनी पूरी उससे नहीं आई थी, पूरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। तो इन्होंने ये ध्यान रखा है कि हम, कोई डर नहीं है सरकार को, एंड मोदी जी स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट। उनको पता है कि अभी भी लोग, जनता उनके पीछे खड़ी है। सेकंड, जो एक मेजर अनाउंसमेंट जिसको हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, कुछ दवाइयों के जो दाम हैं उनको कम करने की बात हुई है। हालांकि उसके परसेंटेज अभी क्लियर नहीं है कि कितने परसेंट, बट वो अनाउंसमेंट भी अपने आप में, क्योंकि मेडिकल के खर्चे आजकल इतने ज़्यादा हैं लोगों के। कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स। देखिए, जीवन रक्षक दवाइयों की अगर मैं बात करूं, इकोस्प्रिन जो दवा आती थी, कभी किसी ज़माने में वो 75 रुपये की गोली आती थी, आज वो आपको 5 रुपये से 10 रुपये में मिल जाती है। तो ये एक बड़ा स्वागत योग्य काम है।
भारत में जिस तरह से हाल ही में देखिए हमारा रेडिएशन के प्रति हमारा एक्सपोजर बढ़ा है बढ़ गया। और भारत में कैंसर के मामले बढ़कर सामने आए हैं। कोविड के आने के बाद से हृदय संबंधी रोगों में भी तादाद में बढ़ोतरी हुई है और वो सरकार ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। अगर मेडिकल उपकरण और जीवन रक्षक दवाएं अगर सस्ती हो जाती हैं तो आप समझिए कि आपका 12 से 15% तक का हॉस्पिटल का बिल ये तो सीधे तौर पे कम होता है, लेकिन अगर वो छूट बड़ी होती है तो बहुत फायदा वो भी एक रेस्पाइट है मिडिल इनकम। और मुझे ये लगता है कि ये जो बजट है इसमें एक और संदेश ये है एकदम साफ कि इट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम। गवर्नमेंट को ओल्ड टैक्स रिजीम को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सारे जो मतलब एक तरह से समझ लीजिए ऑफर या फैसिलिटीज़ हैं वो न्यू टैक्स रिजीम को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पेपर वर्क जो है जो ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ अटैच है, अरुण जी साल के आखिर में करते हैं, वो इतने इतने पेपर जमा करते हैं। तो सर आप भी देख लो, आपको मेरे ख्याल से न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहिए। तो वो एक सरकार का ये बिल्कुल उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और मुझे लगता है कि जो इनकम टैक्स बिल जो निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि अगले हफ्ते लाएंगे पार्लियामेंट में, मुझे लगता है इस पर भी एक अनाउंसमेंट होगी। इसमें एक बढ़िया चीज़ ये है तनवीर कि अब आपको आईटी रिटर्न भरने के लिए भी 4 साल का समय दिया जा रहा है। देखिए रिटर्न भरने में 4 साल की छूट खास तौर पे कोविड के बाद से जिस तरह से व्यापारियों की और नौकरी पेशा लोगों की समस्याएं आई थी उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया गया है। कई लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, व्यापारियों को खासा घाटा हुआ था और रिटर्न दिखाते बनता नहीं था या वो उससे बचना चाहते थे। 4 साल की छूट दे देने पर आगे आने वाले 3 साल में 4 साल में शायद वो इस जगह पर पहुंच जाए कि अगर उनकी देनदारी बनती है तो वो अपना पैसा जमा करा सकें और या फिर उनके बुक्स को वो क्लियर कर सकें। हाँ। तो ये एक बहुत मतलब ये वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए करें ताकि वो उसमें आएंगे। अभी 7.5 करोड़ लोग, इतनी बड़ी आबादी में मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। तो उनको, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वो गवर्नमेंट के इसमें आएगा, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होगी। ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि शाम तक किसान नेता इस पे आएंगे और जरूर वो नहीं, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारी चीजें रूरल सेगमेंट के लिए, चाहे स्टार्टअप हो चाहे एग्री स्टार्टअप हो, सबके लिए प्रमोट करने की बात, नए सेक्टर्स खोले जा रहे हैं। मतलब मैं कुछ किसानों से मेरी बात हुई थी जब ये बजट आने वाले थे, उनका ये था कि जो उनके किसान सम्मान निधि की जो पैसे आते हैं वो थोड़े बढ़ जाएं, कि मतलब 1-1 हज़ार और बढ़ जाए, क्योंकि वो 2 साल से उतने ही हैं, तो वो नहीं आया। बट ओवरऑल अगर 10 की रेटिंग पे आपको बजट को रैंक करना हो तो आप कितनी रेटिंग देंगे? मुझे लगता है कि आप जैसा आपने कहा कि 8वां संस्करण है और 8 संस्करणों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बजट को 10 में से 8 की रेटिंग या 7.5 की रेटिंग देना चाहता हूँ। अरुण जी आप? हाँ, अब मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको कम किया गया है, तो इसलिए कि जो 7.58 के बीच में दिया जा सकता है। आप सही कह रहे हैं। मैं इस बजट को 9 की रेटिंग दूंगा। उसकी 2 वजह है। एक तो इनकम टैक्स स्लैब मुझे खुशी है, दूसरा बिहार के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ, तो हमारे प्रदेश को बहुत फायदा होगा, खासकर मिथिलांचल को फायदा होगा। और जब मिथिलांचल को फायदा होगा तो ऑफकोर्स वो पूरे बिहार में रिफ्लेक्ट करेगा। माइग्रेशन रुक सकता है लोगों का। मखाने खेती वाला वो काम करवाना मखाना बोर्ड उसमें निखिल कामत जी की मुझे आज याद आई, जिन्होंने उस पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था। तो निखिल कामत मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि जो बिलियनर्स होते हैं उनके पास एक विजन होता है, उनको ये पता होता है कि अगला क्या होने वाला है। तो दिस इज अगेन अ प्रूफ ऑफ दैट। तो आई थिंक दिस इज अ गुड बजट एंड आई जस्ट होप कि जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो ग्राउंड पे सही से लागू हो जाएं और सारे लोगों के जीवन में खुशी हो। दैट्स द ओनली थिंग विच आई कैन प्रे एंड होप फॉर। धन्यवाद आप सभी का India.com को सुनने के लिए। और भी एनालिसिस पूरे दिन चलते रहेंगे, एक्सपर्ट्स भी आएंगे हमारे स्टूडियोज़ में। जिस तरीके से आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आज भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपके जो भी सवाल हैं इस बजट को लेके, जो भी क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो क्लैरिटी दे सकें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।